ओके, सो वर्क बार एनर्जी में हमने ऑलमोस्ट वर्क का पार्ट कंप्लीट कर दिया हुआ था। उसके बाद आई गेस हमने एनर्जी वाला पार्ट स्टार्ट कर लिया हुआ था। एनर्जी वाला पार्ट स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में, और उससे रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड किस टाइप का फोर्स होता है। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों फोर्सेस की बात कर ली थी हमने। तो दोनों टाइप के फोर्सेस हमने देख लिए थे। फिर काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख लिए थे वेरिएबल फोर्स के बारे में, कि किस तरीके से हम प्रूव करेंगे कि वो कंजर्वेटिव है या नहीं। और क्या किया था पोटेंशियल एनर्जी टू फोर्स कन्वर्जन देख लिया था, कि अगर पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो फोर्स कैसे निकालते हैं, या फिर फोर्स गिवन है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। यहाँ तक हो गया था। फिर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देख लिया था, और देखा था कि वहाँ पे जो है फोर्स जो ग्रेविटी का है वो कांस्टेंट था, इसलिए वर्क डन हमने डायरेक्टली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकाल लिया था। और स्प्रिंग के केस में हमने देखा था कि फोर्स वेरिएबल था, इसलिए हमने उसे इंटीग्रेट करके वर्क डन निकाल लिया था, और वर्क डन मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ तक हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया था, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद आज हमें स्टार्ट करना था कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं। ठीक है, सो आज का जो पार्ट हमें स्टार्ट करना है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी आपको डायमेंशन दी है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी आपको क्या दी है, डायमेंशन दी हुई है। मतलब जैसे एक बॉक्स रख दिया हुआ है, मैंने मैंने कोई डायमेंशन नहीं दी है आपको, सिंपल ये बॉक्स है, तो आई विल से दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। मैं इसको एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करूंगा कि जस्ट ये एक पॉइंट है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसका शेप और कुछ लेंथ वगैरह दे दी लाइक दिस, और मैंने कह दिया कि दिस हैज अ सर्टेन लेंथ एंड लेट्स से सर्टेन हाइट और विड्थ कुछ भी, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब इसके पास क्या डायमेंशंस हैं। ये क्लियर है सबको एक्सटेंडेड का मीनिंग क्या है? ओके, तो अभी पॉइंट ये कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का कैसे लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो हमें पॉइंट ये रखना है फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, फॉर extended objects of यूनिफॉर्म डेंसिटी। याद रखें यूनिफॉर्म के लिए है, नॉन यूनिफॉर्म है तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे उसको लिखेंगे। फॉर यूनिफॉर्म डेंसिटी पोटेंशियल एनर्जी इज written as its whole mass considered at its center of mass। ओके, अब ये सेंटर ऑफ मास क्या है, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो वर्क पावर एनर्जी के बाद चैप्टर जो नेक्स्ट रहेगा हमारा, वो रहेगा क्या, सेंटर ऑफ मास। तो अभी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि सेंटर ऑफ मास क्या है। सेंटर ऑफ मास आप ये समझिए एक फीलिंग का टर्म है, जहां पे आप कंसिडर कर सकते हैं कि यार इस ऑब्जेक्ट का होल मास कंसंट्रेटेड है। जनरली अगर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है तो बीच में ही रहता है वो। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैं बात करता हूँ ग्राउंड से, ठीक है, और ये रॉड रखी हुई है एल लेंथ की। ठीक, ये रॉड एल लेंथ की है, और लेट से इसकी हाइट है कुछ भी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी अगर इसका मास है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे इसके सेंटर से। कहाँ से? सेंटर से। सो ये इसका सेंटर है, और हम इसे बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्वेश्चन बचा ही नहीं। ये क्वेश्चन बचा क्या, कि आप इस पूरे ऑब्जेक्ट का पूरा एम, लेट्स से टोटल कैपिटल एम है, आप सिर्फ यहाँ पर कंसंट्रेटेड कर सकते हैं। ये कैपिटल एम, तो क्या लगता है अगर कैपिटल एम किस हाइट पे रखा हुआ होगा, ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, b/2। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी,
समझ आया या नहीं, बताएं। समझ आया इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, बताएं कैसे लिखेंगे। इसके सेंटर पे हम कंसिडर करेंगे कि पूरा एम कहाँ रखा है, सेंटर पे, पूरी रॉड को भूल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट एक और पार्ट देख लेते हैं। सर या सर वो b/2 क्या है? ये हाइट है ना इसका, हमने बताया सेंटर, तो रॉड का सेंटर ऐसे बीच में होगा ना एकदम। तो अगर मैंने माना है कि रॉड का थिकनेस, एक बॉक्स का थिकनेस बी है, तो उसका सेंटर तो बीच पे पड़ेगा ना, b/2 हाइट पे। गॉट इट। यस सर। या सपोज रॉड ऐसे वर्टिकल रखी हुई है, नाउ व्हाट डू यू थिंक क्या होनी चाहिए एनर्जी। ये एक रॉड है, एल लेंथ की रॉड है, और इसका मास m है। बताए क्या इसकी एनर्जी U इज इक्वल टू mgl लिख दोगे क्या। नहीं, mg/L/2। यस, गुड। सो इसका मतलब ये होगा कि वी नीड टू कंसिडर इट थ्रू द सेंटर। ये वाला आपका रॉन्ग रहेगा, ये नहीं कंसिडर करेंगे। हम इसको कैसे कंसिडर करेंगे यार, इसके सेंटर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सटेंडेड के केस में। तो ये वाला हो गया हमारा पॉइंट, ये सेंटर। ठीक है, सो सेंटर मस्ट बी एट L/2. So what I'll consider that instead of a rod, what is a mass is kept, a mass m is kept at a height L/2। ये इस टाइप पे कंसिडर कर लूंगा मैं रॉड की जगह। तो U कितना हो जाएगा आंसर हमारा, mg/L/2। यार क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसमें, कैसे लिखते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, सपोज मैं कुछ रिंग वगैरह ले लेता हूँ, रिंग डिस्क कुछ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने ऐसे एक रिंग ले ली, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बताएं। एक m मास की और r रेडियस की हमने रिंग ले ली, mgr हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ दिस होल रिंग मैं क्या करूंगा, इसके सेंटर पे पूरा मास यहाँ पर रख दूंगा, ये रखा हुआ है m, हाइट क्या रहेगी इसकी r। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mg। ओके, तो मुझे लगता है ये बहुत एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बट थोड़ी सी टेंशन वाली बात एक्चुअली है। कब, ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, बट अभी के लिए आपको याद रखना है कि अगर मैं हाफ ऑब्जेक्ट ले लूं, लेट से हाफ रिंग मैंने ले ली, या ऐसे बाउल या कुछ भी ले लेता हूं, लेट से अभी के लिए मैंने ये हाफ रिंग ली है, सेमी सर्कुलर। क्या लगता है इसका सेंटर कहाँ पे कंसिडर करोगे। फायर। नहीं, सेंटर हमें फील कराना है, से मतलब मास फील कराना है। जैसे ऐसा लगता है कि ये पूरे ऑब्जेक्ट का मास कहाँ रखा है, इसके सेंटर पे रखा है, तो क्या ये हाफ वाले ऑब्जेक्ट का यहाँ पे फील आएगा क्या, नहीं ना, इसका कहीं बीच में होना चाहिए ना। ये फील आया आपको, तो इसका जो मास केप्ट होगा, इसका जो मास केप्ट होगा, मतलब कि मास केप्ट मतलब सेंटर ऑफ मास, क्या ये पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ मास। मतलब ऐसा लगेगा कि ये पूरी आर रेडियस की सेमी सर्कुलर रिंग जो है, एम मास की सेमी सर्कुलर रिंग कहाँ पर रखी हुई है, उसके सेंटर पर। और ये सेंटर इतना सिंपल नहीं होता है, ठीक है। तो ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर का नेम क्या है, सेंटर ऑफ मास ही है। क्या है, सेंटर ऑफ मास, मतलब हमें यही सब देखना है कि किसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आने वाला है। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये जो हाइट है h, ये होता है 2π/2r/π। क्लियर, मतलब बेसिक सिंपल सा मीनिंग मेरा कहने का है कि इतनी सिंपल सी हाइट नहीं होती है, 2r/π करके होता है। तो आपको क्या करना है, याद रखना है क्या, कि एक सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो किस हाइट पर होता है, 2r/π हाइट पर होता है। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, mg/2r/π। देखो ये लिखने में किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं, डाउट सिर्फ किस में है कि इसका मास कहाँ पर रखा है ना। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे इसका मास 2r/π पर रखा है, ये हम सॉल्व करके देखेंगे। बट अभी के लिए सबको समझ आया, याद रहेगा ये वैल्यू।
आपको बुक्स में क्वेश्चन दिखेंगे सेंटर ऑफ मास के, तो इसके सेमी सर्कुलर रिंग के, तो आपको थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा। चले, सपोज एक चैन है, ठीक है, सपोज ये एक टेबल है, ये रेफरेंस है, ये क्या है हमारा रेफरेंस। तो इसके रेस्पेक्ट में लिखना है टोटल मास m है और लेंथ l है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो ये बताओ। और नीचे हैंग कितनी कर रही है, L/2 हैंग कर रही है, बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे। ये दो पार्ट में है, दो पार्ट में है ना ये चेन, एक पार्ट ये है, ये कितना है L/2, और एक पार्ट कहाँ ऐसे हैंग कर रहा है, ये भी कितना है L/2। टोटल मास है m, तो इस हाफ वाले पार्ट का मास कितना हो जाएगा m/2। m/2। इस हाफ का मास कितना हो जाएगा m/2। अच्छा, अब देखो यार, दोनों का सेंटर एक साथ में नहीं लिख सकते ना, आधा हाफ नीचे आधा हाफ टेबल पे, तो कैसे लिखेंगे, इस हाफ का सेंटर यहाँ पर है और इस हाफ का सेंटर यहाँ पर है ना। क्या बताओ चैन की कोई हाइट ऐसे थिकनेस दी है क्या, नो सर। नहीं। अगर नहीं दी है तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, थिकनेस इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि थिकनेस दी ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि m/2 कहाँ पर रखा हुआ है, टेबल पे, और एक m/2 किस साइड पे रखा होगा L/4। L/4 पे, क्योंकि इस L/2 का भी हाफ, वेरी गुड। सो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना था कि L/2 का भी हाफ होगा, तो ये हो गया L/4। तो बताओ, अगर रेफरेंस मैंने इसे माना है, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पहले इस पार्ट की कितनी हो जाएगी, अगर ये मेरा रेफरेंस है 0। 0 होगी, इस पार्ट की क्या हो जाएगी 0, तो ये हमारा रेफरेंस है। तो अगर मैं बात करूं U1, तो इसका U1 तो 0 होगा, और इसकी एनर्जी कितनी होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, रेफरेंस से नीचे आ रहे हैं ना हम, कैसी रहनी चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव रहनी चाहिए। और कितनी है mgh, m कितना है m/2 g, और h कितना है 4। L/4। L/4। तो टोटल एनर्जी अगर मैं बात करूंगा, टोटल एनर्जी हो जाएगी U1 प्लस U2, U1 तो 0 ही था, और U2 को देख के कितना आ गया mgl/8। 8। समझ आया पोटेंशियल एनर्जी लिखना, यस सर। ओके गुड। सोचो इसी क्वेश्चन को, बिल्कुल सही यही क्वेश्चन, और बस मैंने रेफरेंस बदल दिया है। अभी हमने रेफरेंस क्या लगाया है देखें, सेम क्वेश्चन, और मैं अब बहुत ज्यादा डिटेल में ये क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। ये ग्राउंड है और ये L लेंथ की चेन थी, बट चेन का हाफ पार्ट ऊपर और हाफ पार्ट नीचे, तो ये बेसिकली ये हाइट है L। अब ये हमारा रेफरेंस है, बताएं, अब बताएं क्या होगी इसकी टोटल मास m, L का है, समझ आया सबको। तो अब मुझे इसका एनर्जी लिखना है, लेकिन अभी रेफरेंस हमारा क्या है ग्राउंड, हमें टेबल के रेस्पेक्ट में नहीं लिखना है, किसके रेस्पेक्ट में लिखना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। समझ आया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, चले लिख लेते हैं दोनों चीजें, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिख लेते हैं। तो कैसे कंसिडर करेंगे, जो m/2 रखा है वो कहां पर रखा है, यहाँ पर m/2, और दूसरा m/2 कहां पर रखा है यहाँ पर, ये टोटल L/2 है, तो कहां पर रखा मिलेगा आपको L/4 पे ना, L/4 पे, तो ये हो गया L/4 और ये हो गया m/2। बट हमें ग्राउंड से चाहिए, तो इसका मतलब इस L/4 वाले की डिस्टेंस कितनी है ग्राउंड से 3L/4। 3L/4। तो ये थोड़ा सा केयरफुल रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट अ फिक्स क्वांटिटी, वो किस पे डिपेंड करती है रेफरेंस। रेफरेंस फ्रेम पे ऑफ डिपेंड रेफरेंस। करती है। तो इसका मतलब मैंने U1 अगर लिखा तो वो हो जाएगा m/2 g और हाइट होगी L, और U2 को लिखा तो वो हो जाएगा m/2 g और हाइट उसकी कितनी है 3L/4।
तो ये जो मैं u लिख रहा हूँ ये विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ग्राउंड लिख रहा हूँ जो भी है। समझ आ गया यार ये सबको? Yes, sir. तो ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा m/2g और दोनों ऐड हो जाएंगे l + 3l/4। ठीक है, सो 4378 7/8 mgl। कोई डाउट किसी को? No, sir. ओके गुड। तो मुझे लगता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिखना सबको समझ में आ गया। ओके गुड। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी तो मतलब सबसे सिंपल है। क्यों यार, एनर्जीज आर स्केलर क्वांटिटी, तो मतलब ज़्यादा टेंशन तो लेना ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का मैं सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी K = होता है ½mv²। ठीक है, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। v क्या है अपना, स्पीड, यूनिट क्या होगा मीटर/सेकेंड। ये क्या है, मास, यूनिट क्या होगा kg। और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और इसका यूनिट क्या होगा, जूल। ओके, कोई डाउट किसी को इसमें? सिंपल है। ठीक, अच्छा, वेक्टर फॉर्मेट से अगर देखूं, सोचो इफ वेलोसिटी इज गिवन देन वेलोसिटी वेक्टर इज गिवन, क्या लगता है क्या करना चाहिए फिर? अगर वेलोसिटी वेक्टर गिवन है तो मतलब सपोज v गिवन है 2i कैप + 3j कैप, v वेक्टर, तो क्या इससे v निकालोगे, √2² + 3²। समझ आया? अगर वेलोसिटी वेक्टर गिवन है तो हम उससे क्या निकालेंगे, v, और मैग्नीट्यूड का वहां पर हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और अनदर मेथड भी है क्या, काइनेटिक एनर्जी इज ½ × m × वेक्टर v.v कर लो। हाँ, तो अगर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो देखो 2 का 2i कैप + 3j कैप के साथ डॉट कराओगे तो क्या आएगा, 2 का आएगा 2² + 3 का क्या आएगा 3²। वही तो आएगा ना जो हम इसको स्क्वायर करने वाले हैं। तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर आप वेक्टर फॉर्मेट में भी कर सकते हो या फिर आप स्केलर फॉर्मेट में v² करके भी कर सकते हैं। समझ आया सबको? yes, sir. अच्छा गुड। एक और फार्मूला होता है मोमेंटम के टर्म्स में, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम देखें। मोमेंटम के टर्म्स में मतलब मोमेंटम हमें पता है p = क्या होता है, m × v। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं लिखूंगा तो यार मोमेंटम में m चेंज हो रहा होता है क्या, नहीं। यूजुअली जितने हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे अगर, तो ऑब्जेक्ट का तो मास कांस्टेंट रहेगा ना सर, क्या चेंज हो रहा होता है, v। तो इसका मतलब अगर मैंने इसे ½mv² को आपने सोचा कि मैं इसे ऐसे लिख दूं, ½mv × v। हाँ, पहले मैं अगर ऐसे लिखने का ट्राई करूं और इसे मैं लिखूं ½ p × v, तो दिस इज नॉट द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्यों? क्योंकि यार v डिपेंड्स अपॉन p, m कांस्टेंट होता है, v तो वेरिएबल है, मतलब p तो वेरी करेगा ही करेगा। तो इसलिए हम इसको इस फॉर्मेट में अप्लाई नहीं करते हैं। हम ट्राई करते हैं कि पूरे v को हम p में कन्वर्ट कर पाए। तो पूरे v के लिए तो हमें एक और m चाहिए ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ m का डिवाइड कर लेते हैं। तो ये बन जाता है k × m² v²/2m। हमने क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें mv पूरा चेंज करना था, v नहीं रहना चाहिए सिस्टम में, क्योंकि v ही क्या है, वेरिएबल है जो p को वेरी करा रहा है। तो इसलिए हमने v को हटाने का ट्राई किया। सो फॉर्मूला क्या बन गया काइनेटिक एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, आ गया p²/2m। याद रखना डायरेक्टली मोमेंटम के टर्म्स में। ठीक है, तो ये तो मतलब बेसिक आइडिया हो गया। ठीक, अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी आपको सिंपल इस तरीके से ही लिखने को मतलब पूछ लेगा, ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ग्राफ की बात करें, काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम ग्राफ्स
तो यार अब ग्राफ्स मतलब प्रायर नॉलेज, याद है ग्राफ्स बहुत पढ़ाया है मैंने। तो ग्राफ मतलब प्रायर नॉलेज। लाइक अगर मैं बात करूं, xt ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज गिवन लाइक दिस, ठीक है। सपोज एक ये 1 है और एक ये 2 है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। कमेंट ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 एंड 2। बताएं क्या कमेंट कर सकते हैं आप, क्या लग रहा है क्वेश्चन को देख के? बी की वन की इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, सेकंड की डिक्रीजिंग। सेकंड की डिक्रीजिंग है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो फ्रॉम xt ग्राफ व्हाट वी कैन इंटरप्रेट फ्रॉम xt ग्राफ। याद है, अगर लेट्स से किसी को पूरा भूल गया हो पीछे का, हम नहीं बोल रहे कि आपको काइनेमेटिक्स याद है, मैं सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये चीज बताई थी कि ग्राफ से दो बहुत ही स्पेशल क्वांटिटीज निकल के आती हैं, एक स्लोप और एक एरिया। स्लोप से कौन सी क्वांटिटी निकल के आती है? डिवाइड वाली। डिवाइड। और एरिया से कौन सी निकल के आती है? मल्टीप्लाई वाली। तो अगर मैं देखूं कि डिवाइड एक्स और टी का डिवाइड, डिस्टेंस और टाइम का डिवाइड क्या होता है? स्पीड। और मल्टीप्लाई क्या होता है? नहीं पता हमें, ठीक। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारे काम की चीज क्या है? स्लोप। और स्लोप हमें देखना है, ठीक। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? इस ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देगा, स्पीड देगा। तो अगर मैं स्लोप बात करूं, स्लोप मतलब टेंजेंट का एंगल। तो देखो इसका टेंजेंट अभी यहाँ पर फ्लैटर है, फिर टेंजेंट क्या हो रहा है? एंगल बड़ा करता जा रहा है। तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ 1 इंक्रीज हो रहा है, स्लोप ऑफ 1 इंक्रीजिंग। जबकि 2 का क्या हो रहा है? पहले बहुत ज्यादा था इंक्लिनेशन, और बाद में ये इंक्लिनेशन क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो स्लोप ऑफ 2 जो है वो कम हो रहा है। तो क्लियर यहां से पता चल रहा है कि स्पीड ऑफ 1 इज इंक्रीजिंग while speed of 2 is decreasing. So इसका मतलब ये होगा kinetic energy of 1 is increasing while kinetic energy of second is decreasing, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल इंटरप्रिटेशन है, मतलब ग्राफ से हम कर सकते हैं। लेट्स से कुछ और ग्राफ बना देते हैं। लेट्स से अगर मैं सिंपल वे में काइनेटिक एनर्जी का किसी और के साथ ग्राफ बनाऊं, अगर मतलब लेट्स से ये गिवन है, या लेट्स से आपको प्लॉट करना है, प्लॉट काइनेटिक एनर्जी वर्सेस स्पीड स्क्वायर ग्राफ। ये काइनेटिक एनर्जी है, ये स्पीड स्क्वायर है। क्या लगता है कैसा ग्राफ होगा? तो अगर हमें इन दोनों का ग्राफ बनाना है तो पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन हमें ग्राफ किन का प्लॉट करना है? के वर्सेस वी का नहीं करना है। किसका करना है? के वर्सेस वी स्क्वायर का करना है। तो इसका मतलब ये बन गया हमारा y इज इक्वल टू, ये बन गया हमारा क्या? x। और यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन है दैट इज m बाई 2। तो ये देखो ना किसके जैसा निकल गया? y इज इक्वल टू एम एक्स वाले टाइप का निकल गया ना। मतलब क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। तो v स्क्वायर के साथ अगर बनाएंगे तो हम स्ट्रेट लाइन देखेंगे। क्या प्लस c कुछ मिल रहा है क्या यहाँ पर? नहीं। तो ये कहां से पास होगी? ओरिजिन से पास होगी, ठीक है। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस v का बनाए, हाफ एम वी स्क्वायर, और सिर्फ v का बनाएंगे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस, तो ये इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा दिखेगा। मतलब क्या आएगा? पैराबोला। ठीक है, तो वो चीज मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं की। तो ये हमारा हो गया यार, काइनेटिक एनर्जी भी हो गया। तो बेसिकली हमारा इस चैप्टर का बेस रेडी हो गया, क्या? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब इस चैप्टर के सबसे मेन काम पे आते हैं और बहुत डिटेल पे उसको समझ लेते हैं। वो मतलब काफी मेन है। पहले मैं यहाँ पे एक और ग्राफ बना देता हूँ। लेट्स से क्या, प्लॉट काइनेटिक एनर्जी वर्सेस स्पीड। सो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर।
तो हमें इस बार जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो सिर्फ के और वी के बीच में ड्रॉ करना है। तो इसका मतलब ये आएगा एज अ वाई और ये आएगा एज अ एक्स और स्क्वायर तो रहेगा ही। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ है। तो इसका मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ पैराबोला आएगा। ये है पैराबोला। चले, तो अब इस चैप्टर के सेकंड सेगमेंट पे चलते हैं। जो मैंने प्रैक्टिस शीट पोस्ट की हुई है, उस प्रैक्टिस शीट में मैंने कहा था 44 तक कर लेना है, वो वर्क के क्वेश्चन है। ठीक है, 44 के आगे आपको 80 तक कंप्लीट कर लेना है, वो एनर्जी के क्वेश्चन है। तो अभी आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एनर्जी के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए बेसिक। बेसिक क्या पता होना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों सबको पता है। कैसे हमने लिखा है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये ओके है सबको? यस सर। अच्छा, गुड। इससे पहले हमने क्या सीखा था? वर्क लिखना, ये भी सबको पता है? यस। ओके, गुड। अब क्या है, इनमें रिलेशन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो दैट रिलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। देखें, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, मतलब बहुत कुछ है ही नहीं, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है। क्या है? दैट वर्क डन बाय all type of forces याद रखें, वर्क डन बाय all type of forces is equals to the total change in kinetic energy of the system तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि कितना भी वर्क करो उससे सिस्टम की सिर्फ कौन सी एनर्जी चेंज होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस लिखने का मतलब क्या था कि कंजर्वेटिव वाला भी और नॉन कंजर्वेटिव वाला भी, दोनों का मिला के क्या होगा? सिर्फ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब इसे अगर मैं वर्ड्स में लिखना चाहूं तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, दैट वर्क डन बाय ऑल शुड बी व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये एकदम सिंपल वर्ड्स में रहेगा। तो मुझे लगता है वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट तो सबको याद हुआ है। स्टेटमेंट में कोई टेंशन क्या नहीं। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वर्क डन बाय ऑल मतलब क्या? दो मेजर टाइप है हमारे पास। क्या? एक कंजर्वेटिव और एक नॉन कंजर्वेटिव। क्लियर? इन दोनों का मिला के क्या होना चाहिए? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, कुछ याद है कंजर्वेटिव वाले वर्क डन को हम क्या बोलते हैं? कौन सी एनर्जी आती है कंजर्वेटिव वाले वर्क डन से? पोटेंशियल एनर्जी। Potential energy. गुड। और पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। क्लियर? तो इसका मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव को मैं क्या लिख सकता हूँ? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कोई डाउट? ये हो जाएगा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब जो हमें एग्जाम में ज्यादा यूज होता है वो ये यूज होता है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ आया? अच्छा, ये जो नॉन कंजर्वेटिव है इसमें सबसे फेमस वाले बताएं जो हमारे सिलेबस में है, हमारे यूज में आते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल बताएं। फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस। Air resistance. ठीक है, और एक पढ़ा था ना कि कोई रैंडम सा एफ दे दिया है, याद आ रहा है? ये कंजर्वेटिव था क्या? No, sir. नहीं। तो मतलब ये है कि इधर हमें कोई नेम वाला कंजर्वेटिव दे देगा, लाइक फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, या फिर हमें वैल्यू वाइज दे देगा। तो इसका मतलब यूजुअली नॉन कंजर्वेटिव में वर्क डन, जो फेमस वर्क डन होते हैं वो हो जाता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स
वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स और यूजुअली वर्क डन बाई फ्रिक्शन। हमारे जो 12th के सिलेबस में यही दोनों मेन आते हैं क्या, या कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा या फिर फ्रिक्शन होगा, वो दोनों मिलके क्या कराएंगे, सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कोई डाउट किसी को इसमें? तो हमें क्वेश्चन में क्या देखना होगा, हमें सबसे पहले देखना होगा क्या कोई एफ है वहां पर, क्या कोई फ्रिक्शन है। समझ आए? सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखेंगे, कोई एफ है, और एफ मतलब कौन सा, एक्सटर्नल वाला। ग्रेविटी नहीं देखने लगेंगे, ग्रेविटी तो किसमें काउंट हो गया, कंजर्वेटिव में, यानी पोटेंशियल एनर्जी में आ गया। स्प्रिंग नहीं काउंट करने लगेंगे, स्प्रिंग का किसमें आ गया, पोटेंशियल एनर्जी में। कौन सा देखेंगे, सिर्फ एक्सटर्नल, और या फिर क्या देखेंगे, फ्रिक्शन। सबको समझ में आया? इनका वर्क डन किसके इक्वेट कर देंगे, चेंज इन एनर्जी। अच्छा अब देखना यार, पता है प्रॉब्लम क्या होता है, यूजुअली क्वेश्चन में फ्रिक्शन देता ही नहीं है यूजुअली, तो हमारा काफी काम बच जाता है। देखें हमारा क्या काम बच जाएगा, इफ, अगर मैं बात करूं इफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल वो भी 0 है एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन वो भी 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये तो चेंज 0 है, सिर्फ क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी चेंज कैसे लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, प्लस काइनेटिक कैसे लिखेंगे, काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। तो यार इनिशियल वाले को लेफ्ट में ला सकते हैं ना, ये नेगेटिव इस तरफ आएगा, क्या होगा, पॉजिटिव। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। याद आ रहा है आपको, ये है टोटल एनर्जी इनिशियल और ये टोटल एनर्जी फाइनल। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, याद है? उसमें हम क्या करते थे, टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी, ठीक है? तो ये चीज हम किया करते थे। तो इसका मतलब ये जो पोटेंशियल और काइनेटिक का समेशन है, इसे पता है कौन सी एनर्जी बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैं यहाँ पे साइड पे लिखता हूं दैट समेशन ऑफ u प्लस के इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका मतलब जो हम पढ़ते हैं ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज नॉट टोटल कंजर्वेशन। क्यों? क्योंकि टोटल कंजर्व रहेगा ही नहीं, लॉस होगा ना कुछ फ्रिक्शन और इन सब में, नॉन कंजर्वेटिव वाले में, तो वो लॉस होगा चेंज इन एनर्जी। बट अगर मैं वो लॉस 0 कंसिडर कर रहा हूं, देन आई कैन से दैट इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी विल बी इक्वल। ठीक, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग में पता है क्या काम आएगा, यही। मुझे लगता है सबको ओके है ये। इनको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। सो दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो वो जो हम क्लास 9th में पढ़ते हैं, दैट इज नॉट द कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। चले तो पहले फिर से मैं 2 बातें क्लियर करता हूँ। पहली बात क्या है काम की, ये समझ आई सबको, क्या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एंड फ्रिक्शन वो क्या होगा, चेंज इन एनर्जी। और चेंज इन एनर्जी कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल से। सोचो अगर एक्सटर्नल का वर्क डन है ही नहीं, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा दोनों का चेंज 0 होगा। मतलब कि मैं लिख सकता हूँ इनिशियल को इधर, फाइनल को इधर। क्या, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। समझ आया सबको ये पॉइंट? बताए? यस सर। ओके गुड, वेरी गुड। तो अभी देखो क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तो एकदम देखने में क्वेश्चन तुम्हें टफ लगेगा बट तुरंत हो जाएगा, एकदम देखना फास्ट होगा। मैं एग्जांपल्स आपको पहले 4-5 करा देता हूँ सो दैट यू फील दिस कॉन्सेप्ट की
ये क्वेश्चन कितना मतलब अच्छा होने वाला है, इजी होने वाला है। देखिए पहले सिंपल वे से स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। सपोज ये ग्राउंड है और ये वॉल पे एक स्प्रिंग फिक्स है, तो ये वॉल पे एक स्प्रिंग फिक्स है और हुआ क्या, मैंने इधर से कोई स्टोन या कोई एम मास का ऑब्जेक्ट थ्रो किया किसी स्पीड v से, तो ये क्या करेगा, ये स्प्रिंग को हिट करेगा और क्या करने लगेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस कंप्रेस करने लगेगा। अब मेरा डाउट ये है, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। अब देखो कोई भी जल्दबाजी नहीं करना, पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको पहले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं फास्ट करना सिखाऊंगा कि यार डायरेक्टली कैसे तुरंत कर सकते हैं। देखो पहला स्टेप, नंबर 1, स्टेप 1, इज देयर एनी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। क्या कह रहा है क्या कि मैं इसे F4 से खींच के लेके आ रहा हूं, नहीं, हिट करके छोड़ दिया है हमने, समझ आया। तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या, नहीं, जीरो। क्या कोई फ्रिक्शन है, नो सर, जीरो। तो इसका मतलब वर्क डन बाई एक्सटर्नल क्या आने वाला है, 0 वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या आने वाला है, 0 जीरो। मतलब इन दोनों की तो टेंशन ही नहीं लेना। तो याद है ना बताया था कि अगर चीजें क्या होती है, वर्क डन बाई ये एक्सटर्नल, फ्रिक्शन, इन सबको मिला के हमें लिखना होता है चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक। बट एज वी नो ये दोनों जीरो है, तो इसका मतलब सिर्फ क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक क्या होगा, जीरो। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल लिखता हूं ना, तो इनिशियल को एक तरफ ले जाएंगे, फाइनल को एक तरफ रखेंगे, तो फिर क्या लिख सकते हैं हम, u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। तो ये इतना सारा लिखना नहीं होता है, बिकॉज ये फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए मैं लिख रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा, सीधा यहाँ से। क्लियर है ये लाइन सबको, अच्छा। इसका मतलब ये है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो ये, you need to think what is initial and what is final. The crucial part of any question will be to think, to draw initial and final situation. समझ आया आपको, इनिशियल और फाइनल सिचुएशन ड्रॉ। अभी एग्जाम में इतना ड्रॉ करने की जरूरत नहीं रहती है, बट अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसलिए पूरा सब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या, इनिशियली तो ये दूर है ना, और इसके पास क्या है, स्पीड। तो बताओ क्या यहाँ पर कुछ हाइट की बातें हो रही हैं क्या, कोई चीज हाइट में जा रहा है क्या, नो सर तो हाइट इज नॉट अ कंसर्न, हाइट इज नॉट अ कंसर्न। तो क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी क्या, नहीं है लिखने की जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इस पे कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या लगता है चेंज किस में होना है, ये कंप्रेस होगी ना, तो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी बदलने वाली है, स्प्रिंग, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। अच्छा तो इनिशियली बना लेते हैं, इनिशियल बताओ स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कैसा है, स्प्रिंग नेचुरल है ना, नेचुरल लेंथ। सो अभी राइट नाउ स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ, सो उसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ आएगा क्या, 0 इनिशियल जीरो, ठीक है। अच्छा लेट्स ड्रॉ द फाइनल सिचुएशन। वो बॉक्स कब तक कंप्रेस करता रहेगा, जब जब तक तक कि भी पूरा बिल्कुल रुक नहीं जाता, मतलब तब तक कंप्रेस करता रहेगा वो स्प्रिंग को जब तक कि वो पूरा स्टॉप नहीं हो जाता, तब तक कंप्रेस करता रहेगा। तो इसका मतलब फाइनल सिचुएशन क्या होगी, मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्स कंप्रेशन, लेट्स से मैक्स कंप्रेशन कितना है x, तो वो कब तक आएगा, जब तक कि ब्लॉक क्या नहीं हो जाता, स्टॉप नहीं हो जाता। क्लियर। तो फाइनल सिचुएशन अगर मैं ड्रॉ करूं, फाइनल
तो फाइनल काइनेटिक स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? हाफ एक्स स्क्वायर। के एक्स स्क्वायर टाइप पे, इस टाइप पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब ये जो हमने बताया कि यार क्या चीजें सेम रखना है हमें? सिस्टम की, ये एनर्जी किसकी है? पूरी सिस्टम की हमें इक्वेट करना है। तो सिस्टम में तो दो लोग आ गए ना, स्प्रिंग और ये बॉक्स। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? यू आई प्लस के आई ऑफ सिस्टम मस्ट मैच यू फाइनल प्लस के फाइनल ऑफ सिस्टम। तो ये जो मैंने इतनी सारी चीजें लिखी हैं आपको, ये इतना कुछ लिखना नहीं होता, ये सिर्फ आपको मैंने अभी समझने के लिए बताया। एक्चुअल क्वेश्चन सीधा कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से। क्लियर? अब बताओ, सिस्टम में किसी के पास पोटेंशियल एनर्जी है? किसके पास? स्प्रिंग के पास। कितनी थी? 0 इनिशियली। सिस्टम में किसी के पास काइनेटिक एनर्जी है क्या इनिशियली? बॉक्स के पास कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम स्क्वायर। फाइनली किसी के पास पोटेंशियल एनर्जी है क्या? यस सर। स्प्रिंग के पास कितनी? हाफ के एक्स स्क्वायर। फाइनल किसी के पास काइनेटिक एनर्जी है क्या? नो सर, जीरो। नो सर। तो इसका मतलब एग्जाम में बस ये लाइन सीधे लिखनी होती है क्या, कि सिर्फ काइनेटिक थी और वो ही सीधे किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल में। हाफ एम स्क्वायर इज हाफ के एक्स स्क्वायर, सो हाफ हाफ कट। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? व्हाट विल बी द मैक्सिमम कंप्रेशन? वी तो बाहर आ जाएगा, रूट एम अपॉन के। डन। तो इसका मतलब एग्जाम में जब हम करते हैं तो सिर्फ एक ही लाइन फील करते हैं, क्या? कि यार टोटल एनर्जी अभी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी बाद में। सिर्फ ये लाइन लिखते हैं। समझ आया सबको ये लाइन? बताए, इसमें किसी को कोई डाउट? ओके, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को और बढ़ा देते हैं। अभी मैंने सिर्फ एक सिनेरियो आपको समझाया, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और कर लेते हैं। Now this box is going to just slide through this। ये हाइट इसकी कितनी है? h। now find the maximum compression। अभी इनिशियली कितना है? इसकी इनिशियल स्पीड क्या है? u इनिशियल है 0, स्पीड है 0। तो फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन when block is pushed gently, then क्या सिचुएशन होगा? क्लियर? सो when block is pushed gently, find the max compression। ओके, तो अब मैं पूरा डिटेल नहीं लिखूंगा, मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करने का ट्राई करूंगा। क्या कोई वर्क है? एक्सटर्नल वर्क है क्या? फ्रिक्शन है क्या? तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? सबको ये लाइन समझ आई? ऑल इनिशियल एनर्जी मस्ट मैच ऑल फाइनल एनर्जी। अभी बताओ, इनिशियल में अगर हमें लिखना है एनर्जी, हमें कैसे लिखना है इनिशियल में? तो यार देखो, हाइट भी इन्वॉल्व हो गई ना अब, मतलब कौन सी वाली पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी अब? अरे एमजीएच वाली भी आ जाएगी ना। अच्छा, एमजीएच लिखने के लिए हमें क्या मानना पड़ता है? एक रेफरेंस। रेफरेंस। तो रेफरेंस दो पॉसिबल है, इधर आप ये मान सकते हो या फिर इसे मान सकते हो। बताओ कौन सा रेफरेंस चूज करें? चलो मैं दोनों सॉल्व करके दिखा देता हूँ। मैं दोनों सॉल्व करता हूँ बिकॉज अभी ये एमजीएच का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये रेफरेंस
रेफरेंस नंबर 1 और ये रेफरेंस नंबर 2। तो लेट्स से मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आई एम सॉल्विंग विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस 1। आप लोग को बस देखना है कि यार देखो रेफरेंस 1 से सॉल्व करने में क्या फर्क आएगा, 2 से क्या आएगा। चलो रेफरेंस 1 से अगर मैं सॉल्व करूं तो इनिशियली ब्लॉक क्या था, हाइट पे था, तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी थी, mgh की थी, प्लस थी या माइनस, प्लस। क्लियर। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी थी क्या, स्प्रिंग की 0। काइनेटिक थी क्या किसी के पास इस बार, इनिशियली सर। काइनेटिक थी क्या, नहीं, इनिशियल काइनेटिक 0। अच्छा फाइनल बात करें, जब वो नीचे आके इसे एकदम कंप्रेस कर देगा, तो जब अगर नीचे आ गया तो mgh वाली एनर्जी क्या हो गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या हो जाएगी, 0। लेकिन स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी ना, तो क्या आएगी स्प्रिंग की एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा बताओ कब तक कंप्रेस करता रहेगा, जब तक कि वो स्टॉप नहीं हो जाता। तो ये है काइनेटिक एनर्जी। अच्छा अब देखो, अब देखना यार एक बड़ा ब्लंडर जो मतलब सबको समझ में नहीं आता, क्या चीज, देखें सिचुएशन देखो क्या, कि अभी कुछ स्टूडेंट क्या सोचते हैं, सर मैं पहले समझा रहा हूं, जो आप लोग एक 9th-10th का पर्सपेक्टिव रखते हैं क्या, कि सर ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक किसी हाइट पे, तो पहले क्या होगा, ये हाइट पे नीचे आएगा तो इसको स्पीड मिल जाएगी। एवरीवन एग्रीज विद दिस, एवरीवन, ये अभी रेस्ट पे था बट जब यहां पर आएगा तो स्पीड आ जाएगी ना, और फिर ये उस स्पीड से कंप्रेस करेगा। तो क्वेश्चन 2 स्टेप में हो गया ना, 1 और 2। क्लियर भाई, ये क्लियर सबको। क्या सिचुएशन होगा कि हमें यहाँ पर क्या सिचुएशन है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो पहले हम बोलेंगे कि यार इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी किसको दे देगा, स्प्रिंग को। समझ आया क्या, व्हाट इज द एक्सचेंज एयर, ये क्लियर आया या नहीं, पहले बताएं। यार स्प्रिंग एनर्जी पोटेंशियल से काइनेटिक चेंज हो। हाँ, क्या हुआ सेटअप देखो कि स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पहले कन्वर्ट हुई किसमें, काइनेटिक में, और फिर काइनेटिक कन्वर्ट हुई किसमें, स्प्रिंग में। ये प्रोसेस समझ में आया कि क्या हुआ। बट Yes. वर्क एनर्जी थ्योरम में हमें ये देखने की कोई जरूरत नहीं होती कि बीच में क्या हो गया। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि पहले पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक में, और फिर काइनेटिक किस में कन्वर्ट हुई, स्प्रिंग पोटेंशियल में। स्टेप समझ में आया एनर्जी चेंज का, एनर्जी फ्लो। लेकिन जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं तो वी कैन यूज एनी इनिशियल एंड फाइनल, मतलब मैंने डायरेक्ट इसमें और डायरेक्ट इसमें कंपेयर कर दिया, बीच में काइनेटिक को लिया क्या, नहीं। तो ये अच्छी बात होती है वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करने की, यू डू नॉट नीड टू लुक इनटू द मिडिल और एनी इंटरमीडिएट पोजीशन। सिर्फ आप किस पे सॉल्व कर सकते हैं, इनिशियल एंड फाइनल पे। तो बेटा इनिशियल में भी स्पीड 0 और फाइनल में भी स्पीड 0। तो क्या आंसर आ गया, सिंपल, दैट टोटल mgh फाइनल किस में कन्वर्ट हुई है, हाफ के एक्स स्क्वायर में। तो x इज इक्वल टू कितनी सिचुएशन आ गई है, 2 mgh बाई के। समझ आया सबको, ये सिचुएशन सबको क्लियर है। हाँ सर। अच्छा ओके गुड। लेट से अगर मैंने रेफरेंस 2 को मान लिया होता तब क्या होता, सॉल्विंग विद रेस्पेक्ट टू सॉल्विंग विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस 2। देखें अगर रेफरेंस 2 हो जाता, और मैं सारी चीजें लिख रहा हूं इनिशियल और फाइनल के बारे में,
इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। अभी देखो इनिशियल पोटेंशियल फिर क्या हो जाएगी अगर मैंने रेफरेंस 2 को लिया तो 0 जीरो। इनिशियल पोटेंशियल क्या होगी? जीरो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी क्या होगी? जीरो। काइनेटिक क्या है इनिशियली? जीरो। समझ आया? ये हुई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ये हुई स्प्रिंग पोटेंशियल, सब कुछ जीरो है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी सब कुछ जीरो है। फाइनल क्या हुआ? फाइनल अगर मैं देखूं तो अपने रेफरेंस से वो नीचे आ गया ना। फाइनल समझ आया सबको? क्या है अपने रेफरेंस से नीचे आ गया, तो क्या होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? माइनस mgh। स्प्रिंग कंप्रेस हुई है कितनी? हाफ के एक्स स्क्वायर। और फाइनली कब तक कंप्रेस होगी? जब तक कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो जाती। तो इनडायरेक्टली देखो क्या आया, वही आया ना सॉल्व करके। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। सिचुएशन क्या आ गया? mgh इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। या फिर लेट्स से ऐसे ही लिख देते हैं, तो अभी ये इस तरफ आएगा और x की वैल्यू वही आ जाएगी। किसी को कोई डाउट इसमें? बताएं वर्क एनर्जी थ्योरम में कुछ डाउट? नो सर। ओके, तो मुझे लगता है इनिशियल फाइनल तो अब आप लोग कर लोगे क्या? इनिशियल फाइनल में किसी को डाउट रहेगा क्या? इनिशियल फाइनल इक्वेट करना। अच्छा, हम क्या करते हैं अब? वर्क डन को भी बीच में लेके आते हैं। डन क्या करके लेके आते हैं? वर्क डन को भी बीच में लेके आते हैं। तो मैंने बताया कि पहले हमें 3-4 एग्जांपल्स एक बार फील कर लेना है, फिर आप लोग अच्छे से इसे यूज कर पाओगे। चले कर लेते हैं। ठीक है, सपोज ये स्प्रिंग है और इसके साथ एक बॉक्स है, ये भी कैसा है? रेस्ट में है, m मास का बॉक्स है। अब कोई एक f है, f, और ये f कैसा है? कांस्टेंट फोर्स है। f कैसा है? कांस्टेंट है। आपको कैसे पता चलेगा? आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहेगा? दैट दिस ब्लॉक इज बीइंग पुल्ड विद f इज इक्वल टू 50 न्यूटन। मतलब कैसा है ये? कांस्टेंट है। समझ आया क्या? अब क्वेश्चन बोल रहा है, फील करना है आपको क्या कि what will be the maximum elongation? What will be the max elongation? और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब बहुत ही क्वालिटी एग्जाम्पल मैं ये बता रहा हूं आपको। क्यों? आप फील करो, आपको लग रहा होगा सर क्यों मैक्स होगा? ये स्प्रिंग तो ऐसे इलोंगेट होती रहेगी ना टिल इन्फिनिटी। ऐसा लग रहा है क्या किसी को? सर ये स्प्रिंग तो हमेशा इलोंगेट होती रहेगी। नहीं सर। नहीं। क्यों? यार फील करो कि एफ तो फिक्स है, लेट्स से 50 है, बट स्प्रिंग भी तो एक फोर्स लगाता है ना अपोजिट में, और वो कैसा होता है? के इंटू एक्स। तो इसका मतलब मैं अगर मानूं कि स्प्रिंग टूट नहीं रही है, ब्रेक नहीं हो रही है, तो जितना इलोंगेट करते जाओगे वो उतना फोर्स बढ़ाती जाएगी ना। तो कोई तो सिचुएशन होगी जब स्प्रिंग किसे बैलेंस कर देगी? इस एक्स को बैलेंस कर देगी। समझ में आया भाई? ये समझ आया कि ये कहीं ना कहीं जाके इसे रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग क्या करेगी? इस एफ को बैलेंस कर देगी ना किसी टाइम पर। ठीक है, सबको समझ आया? चले तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व में कोई टेंशन ही नहीं है। कैसे सॉल्व करते हैं? यूजिंग एनर्जी मेथड। यूजिंग एनर्जी मेथड। बताओ भाई एनर्जी मेथड क्या थे? वर्क डन बाय ऑल क्या होना चाहिए? कोई डाउट किसी को इसमें? अब बताओ, यहां पे वर्क डन क्या फ्रिक्शन है क्या? नहीं, लेकिन कौन है यहां पर? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका वर्क डन आएगा। अगर मैं मान लूं, लेट्स से अज्यूम
मैक्स इलॉन्गेशन कितना है? हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा बताओ? वर्क डन कैसे निकालेंगे भाई दिस एफ? एफ एस बस एक्स। एफ इंटू एस, सेम डायरेक्शन में जा रहा है भाई। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेस किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। क्या आएगा वर्क डन? एफ इंटू एक्स। कोई डाउट आया क्या भाई? बता दो यार, कोई टेंशन हो तो अभी बताओ। अच्छा, चेंज इन एनर्जी कैसे लिखते हैं? अब ये बताओ, इनिशियली कोई काइनेटिक थी क्या? अच्छा, फाइनल क्या होगा? कब तक एलोंगेट होता होगा? जब तक कि क्या ना हो जाए, स्टॉप ना हो जाए। यार ये फील आना बहुत जरूरी है, बता दो यार अगर नहीं किसी को अभी समझ आ रहा है तो। फाइनली कब तक वो इलॉन्गेट होता रहेगा? कब तक मैक्स नहीं हो जाएगा? जब तक वो स्टॉप नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? फाइनल भी क्या होगी? जीरो। अच्छा, इनिशियली इलॉन्गेटेड था क्या? नो सर। नहीं, बट फाइनली इलॉन्गेटेड था ना? यस। तो इसका मतलब क्या आ गया? एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? हाफ हाफ के एक्स स्क्वायर। के एक्स स्क्वायर। सो इसका मतलब एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा ना, एक आंसर क्या आ गया? एक्स इज इक्वल टू 2f बाई के। कोई डाउट क्या इसमें? कितना इलॉन्गेशन आएगा? अगर मैं 50 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो 2 इंटू 50 अपॉन जो भी के होगा। आइडिया क्लियर सबको? Please ओके गुड। अब यार इसमें मैं क्यों बोल रहा था कि ये बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है, इससे कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी आपको। देखिएगा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को फोर्स मेथड से सॉल्व करूं, सॉल्विंग थ्रू फोर्स मेथड, देखना फोर्स मेथड से देखना आपको गलत हो जाएगा। और ये मैं हाईली इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सब लोग इस चीज को अच्छे से समझेंगे। लेक्चर का लास्ट चल रहा है, बट बहुत सारे लोग एकदम बोर हो चुके होंगे, लीव कर रहे होंगे। बट देखो, ये एकदम सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है यार, फोर्स मेथड। देखो क्या, सोचो मैं सेम क्वेश्चन फोर्स मेथड से करना चाहता हूं। बताओ, तो क्या लगता है ये बॉक्स कब रुक जाएगा? जब ये इलॉन्गेट हो रहा होगा। देखें, अगर ये इलॉन्गेट हो रहा है तो एक टाइम आएगा ना जब क्या होगा? ये वाला फोर्स क्या करेगा? किसे बैलेंस कर देगा? स्प्रिंग फोर्स को। समझ आया? तो ये इलॉन्गेशन है लेट्स से एक्स। तो फोर्स मेथड क्या होगा? व्हेन एफ स्प्रिंग बैलेंसेस एफ कांस्टेंट, मतलब एफ स्प्रिंग किसके जितना हो जाएगा? एफ कांस्टेंट। बताओ, क्या रुक जाएगा क्या बॉक्स उस समय? एनीवन? No, sir. अच्छा, नहीं रुकेगा, क्यों? ये बॉक्स, अगर ये दोनों फोर्स बैलेंस हो गए तो बॉक्स रुक जाएगा या नहीं? रुकेगा सर। ओके, तो यहीं पे ये क्रूशियल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर ये दोनों बराबर हो गए तो एफ नेट क्या होगा? जीरो। बट नेट फोर्स डजंट मीन द बॉक्स विल स्टॉप। इट डजंट मीन बॉक्स विल स्टॉप। क्या था न्यूटन फर्स्ट लॉ? क्लियर बोले, न्यूटन फर्स्ट लॉ एनीवन? If net force is zero, the box at rest will remain at rest and the box in motion will remain in motion. क्लियर है ये? इसका मतलब ये है कि जब बॉक्स यहां से यहां जा रहा था
तो उस पर फोर्स लग रहा है ना, मतलब बॉक्स क्या हो रहा होगा, एक्सेलरेट हो रहा होगा। एक्सेलरेट मतलब उसकी स्पीड क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो जब नेट फोर्स 0 होगा, इट डजंट मीन द बॉक्स विल स्टॉप। नेट फोर्स 0 मतलब क्या होता है, अगर रेस्ट पे होता तो फिर कैसा रहेगा, रेस्ट पे, बट अभी तो मूविंग है ना वो। तो लेट से मैं ये सिचुएशन को बोल रहा हूँ क्या, सिचुएशन नंबर 1, इस सिचुएशन को बोल रहा हूँ नंबर 2। तो नंबर 2 पर फ्रॉम 1 to 2, फ्रॉम 1 to 2 फोर्स था वहां पर, यस। तो उसका मतलब क्या रहा होगा, एक्सेलरेशन रहा होगा, ट्रू। और अगर एक्सेलरेशन रहा होगा तो स्पीड क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। डन। तो इसका मतलब जब दोनों फोर्स बराबर हो जाते हैं तो वहां तक स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो एट 2 एफ एस इज इक्वल टू एफ, मतलब के एक्स इज इक्वल टू एफ, मतलब एक्स इज इक्वल टू एफ बाई के is a point where speed will be max। क्यों, क्योंकि फ्रॉम 1 to 2 स्पीड कंटिन्यूसली क्या हो रही है, बढ़ रही है। और 2 पॉइंट पर पहुंचने के बाद दोनों फोर्स ने क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। तो स्पीड उस पॉइंट पर क्या हो गई, एकदम मैक्स हो गई। क्यों, क्योंकि अगर मैं उसके आगे जाऊंगा तो एफ तो फिक्स था, इट इज लाइक फील करें ऐसे, सोचो ये एफ एस है और ये एफ है, जितना एलोंगेट करोगे, लेट्स से 100 है तो पहले स्प्रिंग 0 रहा होगा, फिर स्प्रिंग 50 हो गया, फिर स्प्रिंग 90 हो गया। अब एक टाइम तो आएगा ना स्प्रिंग भी 100 हो जाएगा, बट उसके पास इस टाइम तक बहुत स्पीड आ जाएगी, तो बिकॉज ऑफ स्पीड वो आगे पुल करेगा अपने आप को, तो स्प्रिंग और पुल होगी ना, मतलब स्प्रिंग का फोर्स हो जाएगा 150, बट ये एफ बदलेगा क्या, नहीं। इसका मतलब अब स्प्रिंग क्या करेगी, उसे रिटार्ड करना शुरू कर देगी। तो इसका मतलब फ्रॉम पोजीशन टू, और लेट्स से एक थर्ड पोजीशन बना लेते हैं। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताएं, सबको ये वाला पॉइंट समझ में आया जो मैंने अभी यहाँ पर पोजीशन 2 के बारे में बताया। पोजीशन 2 के बारे में मैंने यहाँ पर जो आपको बताया वो सबको समझ आया या नहीं, कि पोजीशन 2 पे बॉक्स रुकेगा नहीं, वो कंटिन्यूअसली अभी जाता जाएगा बिकॉज ऑफ स्पीड। ठीक, तो इसका मतलब ये होगा, ये हो गई हमारी पोजीशन 3। फाइनली पोजीशन 3 में जाके क्या होगा, स्टॉप हो रहा है। 0 ठीक है, क्यों, क्योंकि के एक्स अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो एफ तो लग ही रहा था, बट जो एफ स्प्रिंग हो गया वो एफ स्प्रिंग इज वे मोर देन एफ। तो ये पॉइंट समझ आया, मतलब यहां पर भी कितना था, 0। फाइनल में भी कितना होगा, कब तक वो आगे जाता रहेगा, जब तक कि वो रुक नहीं जाता। फाइनल में भी क्या होगा, 0, जबकि बीच में क्या होगा, भी मैक्स। मैक्स होगा। तो ये क्वेश्चन समझाने का पर्पस मेरा ये था कि आपको ये चीज पता चल जाए कि इस बॉक्स में बीच वाली पोजीशन पे जब दोनों फोर्स बराबर होंगे तब स्पीड मैक्सिमम मिलेगी। क्यों, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इन दिस केस फाइंड द मैक्स स्पीड। अब आप सोचने लगोगे कि यार मैक्स स्पीड कब थी, तो मैक्स स्पीड कब थी, जब दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। और अब आगे मैं लिख रहा हूं फ्रॉम 2 to 3 क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स इज हायर देन फोर्स, सो बॉक्स विल रिटार्ड। तो इसका मतलब स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। और एट 3 क्या हो जाएगा, एट पॉइंट 3 स्पीड एकदम क्या हो गई, 0। क्लियर, तो दैट विल बी अवर मैक्सिमम एलोंगेशन। ठीक है, तो जितना आगे गई थी
उतना आगे तक और वो बराबर जाएगा। तो फोर्स मेथड में याद रखना है, फोर्स मेथड से अगर आपको निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा कि जितना वो इलांगेशन में गया है उतना ही डिस्टेंस वो और इलांगेट होगा। किसके लिए? एफ बाई के डिस्टेंस टिल कंप्लीट स्टॉप। ओके, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं आपसे पूछूंगा जितनी डिस्टेंस वो एक्सेलरेट हुआ है उतनी डिस्टेंस किस में लेगा? वो रिटायर्ड होने में लगेगा। तो टोटल एलोंगेशन कितना हो जाएगा? टोटल एलोंगेशन कितना हो जाएगा? दोनों एक्स ऐड कर देंगे, मतलब कितना? एफ बाई के प्लस एफ बाई के, 2f बाई के। और काम की बात क्या है कि इसमें आपसे पूछ सकता है फाइंड द मैक्स स्पीड। आपको मैक्स स्पीड बताना है इस क्वेश्चन में। तो बताओ यार मैक्स स्पीड कैसे बताएंगे? मैक्स स्पीड कब अचीव होगी? F spring is equal to F. यस, तो नाउ वी नो फॉर V max हमें पता है कब V max होगी, व्हेन F स्प्रिंग मैचेस F। तो इसका मतलब क्या होगा? kx इज इक्वल टू F। सो एट x इज इक्वल टू F बाई K स्पीड विल बी मैक्स। तो इसका मतलब आप एनर्जी बैलेंस लगा दें कब के लिए? इनिशियल से फाइनल तक नहीं जाना है, कहां तक जाना है? सिर्फ V max तक जाना है। सो फ्रॉम इनिशियल टू V max हमें यहां तक सिर्फ जाना है। कहां से? इनिशियल से V max तक। तो क्या लिखेंगे? वर्क डन बाई ऑल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक। बताओ वर्क डन कितना हो जाएगा? F इंटू एक्स। एक्स कितना है? F बाई के। पोटेंशियल कितना चेंज होगा? फाइनली कितना हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। इनिशियल कितना था? 0 प्लस काइनेटिक फाइनल कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल कितनी थी? 0। तो ये हो जाएगी हमारी मैक्स स्पीड। ये कितना हो जाएगा? एफ बाई के हाफ के एक्स की वैल्यू क्या है? एफ बाई के का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। ये क्या हो गया? एफ स्क्वायर बाई के। ये कितना होगा? एक के कैंसिल आउट हुआ, क्या हो गया? ये हाफ एफ स्क्वायर बाई के प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये हाफ से एक हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं कंसिडर कर ले रहा हूँ कि ये सॉल्व होकर 2 इधर आया। अब 2 एफ स्क्वायर माइनस के से एक एफ स्क्वायर माइनस के कैंसिल आउट हो जाएगा। v इज इक्वल टू क्या आएगा? फाइनली m डिवाइड में आएगा तो आएगा f अपॉन m के रूट। किसी को कोई डाउट? v मैक्स फाइंड करने में समझ आया सबको? तो ये एक प्रॉपर सेटअप है जो हमने बताया यहाँ पर। ये पूरा एक आइडिया है कि आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है दो डिफरेंट केसेस के लिए। तो आप एक बार नोट्स रिवाइज करें, ये केसेस पूरा एक बार अच्छे से देखें। अगर इसमें कुछ डाउट रहता है तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा इसे, और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलो ठीक है, तो आज के लिए यार इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो आप एनर्जी के क्वेश्चन भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दें सब लोग। ओके देन, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय एवरीवन। या